नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल ABC स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जो है कि राजनीति विज्ञान को देखेंगे और इसके पहले हम राजनीति विज्ञान के 2 वीडियो देख चुके हैं जिनमें हम 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 2 या 3 होंगे और ये वीडियो साथियों GIC लेक्चरर राजनीति विज्ञान और TRE 4 जो भविष्य में आने वाली है उसके राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता के लिए, साथ ही साथ जो है कि TGT PGT के लिए यूजफुल होगा। तो चलिए साथियों देर न करते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आप सबके सामने पहला सवाल है, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने इतनी निर्धारित की? 1900, 5040 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति या 1,00,000 व्यक्ति? तो इसका सही जवाब है साथियों 5040 व्यक्ति। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, प्लेटो ने अपने दार्शनिक ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की है। उनका आदर्श राज्य आदर्शवादी साम्यवाद पर आधारित है और जहां स्त्री और पुरुष सभी कानून के सम्मुख समान हैं, सभी को शिक्षा का अधिकार है और जहां का शासक क्या है? दार्शनिक है। और प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या में 5040 व्यक्ति निर्धारित की है। अब अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 152। वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रम कानून बनाना, दीवानी मामलों को निपटाना या मनुष्य द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना? तो इसका सही जवाब साथियों श्रम कानून बनाना। श्रम कानून राज्य का जो है कि ऐच्छिक कार्य है। श्रम कानून बनाने का कार्य राज्य का ऐच्छिक। नमस्कार, देखिए साथियों क्या है कि राज्य के कार्यों को लेकर के अलग अलग विचारधारा के लोगों ने अपने अलग अलग जो है कि मंतव्य प्रस्तुत किए हैं। जो उदारवादी विचारक हैं वो राज्य को जो है कि न्यूनतम कार्य करने का समर्थन करते हैं और जो समाजवादी विचारक हैं वो राज्य को अधिकतम कार्य करने का जो है कि समर्थक हैं। और इसी संदर्भ में राज्य के उचित कार्य क्षेत्र के निर्धारण के लिए अनेक विद्वानों ने राज्य के कार्य को 2 भागों में आवश्यक कार्य और ऐच्छिक कार्य में बांटा है। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य के आवश्यक कार्य हैं कानून व्यवस्था बनाए रखना, दीवानी मामलों का निपटाना और व्यक्तियों में आपसी संविदा से उत्पन्न अधिकारों को निश्चित करना तथा नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों को निर्धारित करना है। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य के जो ऐच्छिक कार्य हैं वो है उद्योग व्यापार पर नियंत्रण, श्रम कानून बनाना, आवागमन की व्यवस्था आदि। इस प्रकार श्रम कानून बनाना राज्य का ऐच्छिक कार्य है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्नलिखित में से किसे कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार माना जाता है? हैंस केल्सन, डेविड हेल्ड, इमैनुअल वालरस्टीन या ए गिडेंस? तो इसका सही जवाब है साथियों हैंस केल्सन। हैंस केल्सन को कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार माना गया है। हैंस केल्सन ने ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी कानूनी दार्शनिक, शिक्षक, न्यायविद और अंतर्राष्ट्रीय कानून विषय के लेखक हैं जिन्होंने एक प्रकार का सकारात्मकवाद तैयार किया जिसे कानून के शुद्ध सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 154। राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? मैकाइवर, गार्नर या गेटेल या मोर्गान? तो यह कथन साथियों गार्नर का। हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ गेटेल, मोर्गान, तो इनमें से यह कथन गार्नर का है। देखिए, राज्य की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने के क्रम में दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत एवं मातृक सिद्धांत अस्तित्व में आए, लेकिन ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या आंशिक रूप से ही कर पाए। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत के समर्थन में ही गार्नर ने कहा है कि राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम है, न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है तथा न ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। अब क्वेश्चन नंबर 155 है साथियों कि मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंधन या प्राकृतिक संसाधनों का शोषण? कह रहा है कि राज्य को
कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए, तो साहित्य एवं कला पर नियंत्रण जो है कि यह राज्य को नहीं करने चाहिए। इस तरह से ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाएगा। देखिए मैकावर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट लिखा है कि राज्य को कला, साहित्य, संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। मैकाइवर सेवाधर्मी राज्य का समर्थक था। तो साथियों मैकाइवर जो है कि किस टाइप के राज्य का समर्थक था? मैकाइवर सेवाधर्मी राज्य का समर्थक था। उसने यह विश्वास प्रकट किया कि जब तक आधुनिक राज्य की लोकतंत्री व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा जाता है तब तक पूंजीवाद की बुराइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैकाइवर ने राज्य के विकास के बारे में अपने ग्रंथ द मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। अगला सवाल साथियों क्वेश्चन नंबर 156 है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है साथियों, विकल्प दिया है लिकॉक, विलोवी, लास्की या मैकाइवर का। तो यह कथन इनमें से किसी का नहीं है। देखते हैं क्या है दिया हुआ उत्तर। स्टार लगा दिया है। व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त जो कथन पूछा है साथियों वह विल्सन का है, और जबकि विल्सन जो है कि विकल्प में नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो है कि स्टार लगा दिया गया। देखिए विल्सन ने क्या कहा है? विल्सन ने कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। एक अन्य विद्वान ब्लंटसली के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। अतः इस प्रश्न का जो है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब देखते हैं आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 157 में पूछा है कि राज्य परिवारों और गांव का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। प्लेटो, अरस्तु, अज्ञात यूनानी विचारक या सोफिस्ट। तो यह कथन है साथियों अरस्तु का है। देखिए राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक अरस्तु हैं। आत्मनिर्भर जीवन का आशय राज्य या राजनीतिक समुदाय का लक्ष्य उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति से है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी प्रारंभिक उत्तर पुस्तक में इसका डी माना था, जो कि गलत है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में प्लेटो राज्य को एक ऐसा समुदाय मानता है जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखरने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है, और राजनीति का उद्गम स्थल प्राचीन यूनान माना गया है। आपके अगला सवाल साथियों कि राज्य परिवारों तथा गांव का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो यह भी कथन जो है साथियों अरस्तु का ही है। देखिए राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है? तो यह जिसने कहा है वह है अरिस्टोटल, मतलब अरस्तु ने ही ये बात बोला है। देखिए अरिस्टोटल की अध्ययन पद्धति में विश्लेषणात्मकता की विशेषता है। अरस्तु राज्य को एक वस्तु मानते हुए अरस्तु देखिए राज्य को क्या मानता है? एक वस्तु मानते हुए उसके निर्माणकारी तत्वों जैसे ग्रामों व परिवार तथा उसके बाद नागरिकों का अध्ययन करता है। वह परिवार को व्यक्ति के स्वरूप का विस्तार कहता है, ग्राम को परिवार के स्वरूप का विस्तार और अंत में राज्य को परिवार का विस्तार कहा है। अब अगला प्रश्न है साथियों किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हीगल, लास्की, सेबाइन, ग्रीन। तो यह कथन है साथियों सेबाइन का। सेबाइन ने यह बात बोला है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यह उक्ति सेबाइन द्वारा कही गई है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। E.M. फोस्टर ने कहा कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। सेबाइन ने कहा कि अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह किसने कहा है? मैक्स वेबर ने, लास्की ने, डेविड हेल्ड ने या लॉसवेल ने।
तो यह कथन साथियों लॉसवेल का है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री लॉसवेल ने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। लॉसवेल संप्रभुता के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं और आनुभविक आधार से देखने पर राज्य में संप्रभुता की अधिकांश परंपरागत विशेषताएं सत्य प्रतीत नहीं होती। लॉसवेल संप्रभुता को सत्ता की उच्चतम मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। इनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो समस्त बल के सर्वोच्च स्रोत के रूप में संगठित सत्ता रखता है। वेबर भी कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व है यदि किसी राजनीतिक संघ का अधिकारी तंत्र सफलतापूर्वक औचित्यपूर्ण भौतिक बल पर एकाधिकार का प्रयोग करता है। लॉसवेल मानते हैं कि संप्रभुता के साथ साथ अन्य शक्ति संरचनाएं भी सर्वोच्च हो सकती हैं। उनकी सर्वोपरिता वैयक्तिक, विभाजित, स्थानिक आदि हो सकती है। इस आधार पर उन्होंने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। अगला सवाल है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है? एमपी फॉलेट, हीगल, प्लेटो। तो यह कथन है साथियों, पूछ रहा है कि राज्य एक, यह कथन साथियों हीगल का है। देखिए, हाँ, राज्य की आदर्शवादी व्याख्या हीगल, प्लेटो, एमपी फॉलेट, ग्रीन जैसे दार्शनिकों द्वारा की गई है। तो आदर्शवादी, राज्य की आदर्शवादी व्याख्या किन किन विचारकों द्वारा की गई है? उनमें है हीगल। हाँ, तो साथियों देखिए, राज्य की आदर्शवादी व्याख्या करने वाले जो विचारक हैं वो हैं हीगल, प्लेटो, एमपी फॉलेट और ग्रीन। इनके अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, और इसी संदर्भ में अपनी पुस्तक न्यू स्टेट में एमपी फॉलेट ने लिखा है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। हीगल ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ इतिहास के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, किसमें साथियों? इनके हीगल का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है इतिहास के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। तो इसमें ये बहुत व्याख्या इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए इस व्याख्या में कहे हुए सारे कथन हमको याद रहने चाहिए और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब अगला सवाल है 163 नंबर का कि राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण प्रतिमान है। यह किसने कहा है? व्याख्या देख लीजिए, विकल्प देख लीजिए। देखिए, विकल्प में है टैलकॉट पार्सन्स, या हरमन फाइनर, या आमंड एम पावेल, या एरिक रोवे। तो यह कथन है साथियों आमंड एम पावेल का। देख लीजिए, देखिए, आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण का प्रतिमान है। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण कुछ तत्वों पर निर्भर करता है जिन्हें राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावनात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 164 है साथियों, निम्न में से कौन सा तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पूछ रहा है कि कौन सा तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राष्ट्र राज्य, रीति रिवाज, विश्वास एवं मूल्य, कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका विश्वास एवं मूल्य निभाता है। देखिए, राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में विश्वास एवं मूल्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य किसी समाज में राजनीति और सरकार के प्रति प्रचलित दृष्टिकोण, विश्वास, भावनाएं और मूल्यांकन से है। यह जो है कि व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है और यह निर्धारित करता है कि वे अपनी राजनीतिक व्यवस्था को कैसे देखते हैं। और रीति रिवाज और राष्ट्र राज्य जैसे अन्य तत्व भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे अंततः लोगों के साझा विश्वासों और मूल्यों पर ही आधारित होते हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 165। पूछा है कि गैब्रियल आमंड के द्वारा प्रस्तुत
राजनीतिक संस्कृति के त्रिस्तरीय विभाजन में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? गैब्रियल ऑमंड द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के त्रिस्तरीय विभाजन में क्या सम्मिलित नहीं है? विकल्प दे रहा है अभिजात्य वर्गीय राजनीतिक संस्कृति, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो इसमें जो शामिल नहीं है साथियों ऑमंड के राजनीतिक संस्कृति के त्रिस्तरीय विभाजन में, वह है अभिजात्य वर्गीय राजनीतिक संस्कृति। देखिए व्याख्या, गैब्रियल ऑमंड और सिडनी वर्बा ने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर, तो ये किताब भी हमको आपको याद रखना है कि द सिविक कल्चर किसकी किताब का नाम है? वह है गैब्रियल ऑमंड और सिडनी वर्बा की। और इस किताब में राजनीतिक संस्कृति को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया था, संकीर्ण, अधीनस्थ और सहभागी। अब देखते हैं संकीर्ण का मतलब क्या होता है कि जहां लोग सरकार के अस्तित्व के बारे में जानते हैं लेकिन उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते, और अधीनस्थ में है कि जहां लोग सरकार के निर्णयों को स्वीकार करते हैं लेकिन भागीदारी नहीं करते, और सहभागी में है कि जहां लोग सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं और सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं। दिए गए विकल्पों में अभिजात्य वर्गीय राजनीतिक संस्कृति उनके वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। अब देखते हैं साथियों अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 166। पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्कृति को गुणों तथा अभिवृत्तियों का समूह कहा है? अब विकल्प दिया है कि लुसियन पाई, आमंड और पावेल, सिडनी वर्बा और एलेन आर बॉल। तो इसका सही जवाब साथियों आमंड और पावेल। देखिए आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति को गुणों तथा अभिवृत्तियों का समूह कहा है। ध्यातव्य है कि व्यक्ति में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागरूकता और व्यक्तिगत कार्यों में उसके महत्व को समझना ही राजनीतिक संस्कृति है। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति का यह दृष्टिकोण कुछ तत्वों पर निर्भर करता है जिन्हें व्यक्ति के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत वे ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावनात्मक अभिमुखीकरण तथा मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण को शामिल करते हैं। अब देखिए अब अगला सवाल है कि राजनीतिक संस्कृति शब्द युग्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। विकल्प बनाया है फाइनर व सिडनी वर्बा, और सिडनी वर्बा व लासवेल, आमंड व सिडनी वर्बा, लासवेल व आमंड। तो इसका सही जवाब है साथियों कि राजनीतिक संस्कृति शब्द युग्म का सर्वप्रथम प्रयोग आमंड और सिडनी वर्बा के द्वारा किया गया था। इस तरह से ऑप्शन सी जो है सही है। आप लोग इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए राजनीतिक संस्कृति शब्द युग्म का प्रयोग सर्वप्रथम गैब्रियल ऑमंड और सिडनी वर्बा द्वारा उनकी प्रभावशाली पुस्तक, तो ये पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, द सिविक कल्चर, दूसरी बार इसका जिक्र हो गया। तो इसी तरह से बार बार जिक्र होने से चीज़ें जो है कि दिमाग में साथियों फीड हो जाती हैं। तो द सिविक कल्चर बुक का नाम ये जो है कि हमको आपको याद रखना है किसकी रचना है, या गैब्रियल ऑमंड और सिडनी वर्बा की रचना है। और इसी किताब में पहली बार जो है कि इनके द्वारा राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस पुस्तक में उन्होंने 5 देशों में नागरिक एटीट्यूड्स, बिलीफ्स और वैल्यूज का अध्ययन किया था, और उनका उद्देश्य यह समझना था कि किसी देश के नागरिक को अपने राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं और ये दृष्टिकोण लोकतंत्र की स्थिरता को कैसे प्रभावित करते हैं। उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकारों का भी वर्णन किया है। वो कौन कौन से हैं? संकीर्ण, अधीनस्थ और सहभागी। तो साथियों इनसे भी सवाल बन चुका है, और वहाँ पर पूछा था कि गैब्रियल ऑमंड के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के त्रिस्तरीय विभाजन में कौन सम्मिलित नहीं है? तो संकीर्ण, अधीनस्थ और सहभागी आता है, और अभिजात्य वर्गीय और राजनीतिक संस्कृति वहाँ पे विकल्प दिया था तो वो नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 168 है साथियों। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। तो जो राज्य अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करेगा तो वह क्या कहलाएगा? वह वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाएगा, मतलब कल्याणकारी राज्य।
देखिए, वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है कल्याणकारी राज्य कहलाता है। डेविड मार्स अपनी पुस्तक द वेलफेयर स्टेट में, तो द वेलफेयर स्टेट बुक का नाम भी याद रखना है। किसकी किताब है ये? डेविड मार्स की किताब है। इसमें उन्होंने जो है कि कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ऐसा राज्य अपने नागरिकों को रोजगार, न्यूनतम आय, शिक्षा का अधिकार तथा सख्तता की स्थिति में संरक्षण का अधिकार और सांप्रदायिक आश्रय प्रदान करने का प्रयास करता है। अब देखते हैं साथियों, अगला जो सवाल बना है वो 169 है, क्वेश्चन नंबर 169। उसमें क्या पूछा गया है, थोड़ा सा फोटो खींचने में धुंधला आ गया है, लेकिन मैं आप सबके सामने पढ़ दे रहा हूँ। दिया है कि निम्न में से कौन आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है। तो पूछा है कि निम्न में से कौन आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है। हित समूहन, हित मुखरन, अंतःपासी या राजनीतिक संप्रेषण। तो इनमें से जो है साथियों कि आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है, वह है अंतःपासी। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, गैब्रियल आमंड के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में आगत वे क्रियाएं या मांगें होती हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करती हैं। आमंड ने 4 प्रकार के आगत कार्यों की पहचान की थी। तो ये चारों प्रकार के नाम, और आमंड ने जो है कि आगत निर्गत सिद्धांत जो दिया था, तो उसमें आगत के अंतर्गत क्या क्या ये चीज़ें रखते हैं। तो हित मुखरन को रखते हैं। तो हित मुखरन क्या होता है साथियों? व्यक्तियों और समूहों द्वारा अपनी मांगों को व्यक्त करना। और हित समूहन को इन्होंने रखा था कि तो इसका मतलब है कि विभिन्न मांगों को एक व्यापक नीतिगत विकल्प में समूहित करना। और इन्होंने राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती को रखा है आगत के अंतर्गत। तो इसका मतलब होता है कि राजनीतिक संस्कृति और मूल्यों को विकसित करना। और जो चौथे आगत के रूप में ये रखे हैं वो है राजनीतिक संप्रेषण। तो राजनीतिक संप्रेषण का मतलब होता है सूचनाओं और विचारों का प्रवाह। अतः दिए गए विकल्पों में अंतःपासी आमंड द्वारा प्रतिपादित आगत कार्य का हिस्सा नहीं है, यह व्यवस्था के भीतर की एक प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर 170 है साथियों कि पूछा है राजनीतिक कार्य, हाँ 170 में दिया है कि राजनीतिक कार्यकलाप में मनुष्य एक असीम और अथाह समुद्र में तैरते रहता है। वहाँ न बचाव के लिए कोई बंदरगाह होता है और न लंगर के लिए कोई थाह, न कोई प्रारंभिक स्थान होता है और न ही कोई निर्धारित गंतव्य। यह उद्यम है संतुलन में तैरते रहना। समुद्र मित्र और शत्रु दोनों होता है। यह कथन किसका है? तो विकल्प दिया है ऑक्सफोर्ड, ब्लॉडेल, ईस्टर्न या मर्टन। तो यह कथन है साथियों ऑक्सफोर्ड का। देखिए, इतना भी केवल आ सकता है कि समुद्र मित्र और शत्रु दोनों होता है। यह कथन किसका है? तो यह ऑक्सफोर्ड का है। देखिए, यह कथन माइकल ऑक्सफोर्ड का है, जो राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो माइकल ऑक्सफोर्ड किस राजनीतिक सिद्धांत के किस दृष्टिकोण के समर्थक है साथियों? वह जो है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक थे माइकल ऑक्सफोर्ड। और उन्होंने राजनीति को समुद्र में तैरने की तरह बताया है, जहाँ कोई निश्चित मंजिल नहीं होती बल्कि लगातार संतुलन बनाए रखना ही लक्ष्य होता है। उनके अनुसार राजनीति का उद्देश्य आदर्श स्थिति पाना नहीं बल्कि व्यवस्था बनाए रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 171 है कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है। राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं पूछ रहा है। दिया है विकल्प हॉब्स, मिल, बेंथम, ग्रीन। तो इसका सही जवाब है साथियों ग्रीन। ग्रीन जो है यह राज्य की यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं जो राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है, जबकि बेंथम, मिल, हॉब्स ने राज्य को मानव निर्मित यंत्र माना है जिसका निर्माण व संचालन मानव ने अपने कल्याण के लिए किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है। संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है जेम्स ब्राइस, बी मरियम, आर्थर बेंटले। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित वह हैं जेम्स ब्राइस।
व्याख्या देख लीजिए। देखिए, जेम्स ब्राइस संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित प्रमुख राजनीतिक विचारक थे। इस दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवस्था, संस्थाओं और उनके ढांचे का अध्ययन किया जाता है, जैसे संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक ढांचा। और ब्राइस की प्रसिद्ध जो रचना है वह है द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, अमेरिकी राजनीतिक संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणाली के अध्ययन पर आधारित है। उन्होंने संविधान, राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थागत ढांचे के तुलनात्मक अध्ययन को महत्व दिया। और संस्थागत दृष्टिकोण 20वीं सदी के पूर्वार्ध में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख तरीका था। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है। भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्तता या लौकिकीकरण, उपव्यवस्था एकीकरण। तो इनमें से पूछ रहा है कि आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है, तो वह है उपव्यवस्था एकीकरण। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, आमंड के अनुसार उपव्यवस्था वर्गीकरण राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है। आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्धि, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है। आमंड ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं को प्रमुख माना है: भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्तता तथा लौकिकीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 174 है साथियों कि राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुनने वाले विचारक हैं लुसियन पाई, जी ऑमंड, एडमंड बर्क या रॉबर्ट ए डहल। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है रॉबर्ट ए डहल। देखिए व्याख्या प्रश्नगत विकल्पों में रॉबर्ट ए डहल राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुनने वाले विचारक हैं। ध्यातव्य है कि राजनीतिक संस्कृति को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। ऑमंड ने इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, और बियर ने राजनीतिक संस्कृति, और ईस्टर्न ने जो है कि पर्यावरण तथा स्पीरो ने राजनीतिक शैली कहा है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 में है कि लुसियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास में संकट की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई हैं। लुसियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास में संकट की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई हैं। निम्न में से कौन उस संकटावस्था से संबंधित नहीं है? इयता संकट, औचित्य का संकट, वितरण का संकट या मूल्य संकट। तो इनमें से मूल्य संकट जो है वह उस संकटाग्रस्त से संबंधित नहीं है जिसके बारे में लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास में संकट की कुछ अवस्थाएं बताई हैं। तो उनमें से ये नहीं है, मूल्य संकट नहीं है। देख लीजिए व्याख्या। देखिए लुसियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास के दौरान आने वाले 6 संकटों की पहचान की है। तो पहले तो हमें यह भी याद रखना है कि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के दौरान आने वाले कितने संकटों की पहचान की है। तो वह है 6 संकट। पहला है पहचान का संकट, मतलब राष्ट्रीय पहचान बनाने में समस्या या औचित्य का संकट। दूसरा है वैधता का संकट। तीसरा है प्रवेश का संकट। चौथा है भागीदारी का संकट। पांचवा है एकीकरण का संकट। और छठा है वितरण का संकट। तो और सातवां है सातवां दिए गए विकल्पों में मूल्य संकट उनके द्वारा बनाए गए संकटों में से एक नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 176 है कि राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। यह कथन किसका है? मैकाइवर, ऑस्टिन, हॉब्स और क्रैब। तो यह कथन है साथियों मैकाइवर का। देखिए मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान करते हुए, तो मतलब मैकाइवर किस टाइप का विचारक है? बहुलवादी विचारक है। यह कहता है कि राज्य कानून का जनक एवं शिशु दोनों है। यह साधारण कानून का निर्माण करता है और उससे ऊपर है। ये कानून नागरिकों के आपसी संबंधों का तथा राज्य के साथ नागरिकों के संबंधों का नियमन करते हैं। इसके अलावा राज्य का संवैधानिक कानून राज्य से ऊपर है राज्य से ऊपर है, जिसका यह अतिक्रमण नहीं कर सकता। नोट कानून का अंग्रेजी समानार्थी शब्द लॉ है। इसकी उत्पत्ति ट्यूटन जर्मन भाषा की लैग धातु से हुई है। 177 है क्वेश्चन नंबर। आधुनिक राज्यों में स्थिति
समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? पूछ रहा है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? बार्कर, ब्राइस, डूरवर्जर या थॉमस हेयर। तो यह कथन साथियों बार्कर का है। देखिए, बार्कर का कहना है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, क्योंकि व्यक्तियों ने आपसी हितों के लिए राज्य में छोटे छोटे समूह बना लिए हैं। इसके पहले स्पेंसर जैसे विद्वानों ने व्यक्ति बनाम राज्य जैसे सिद्धांतों को प्रमुखता दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 178 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीयतावाद, संप्रभु राज्यों का अंत, क्षेत्रवाद, विश्व समाज का सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो इनमें से भूमंडलीकरण का तात्पर्य है विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। देख लीजिए, हाँ, ऑप्शन डी सही है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं या तकनीकों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। इस प्रकार भूमंडलीकरण का तात्पर्य है विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण बहुत तेजी से हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पारस्परिकता में तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि की उन्नति में भूमंडलीकरण के माध्यम से वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 179, निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? ग्रोसियस, रूसो, लॉक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह कथन है साथियों लॉक का है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, जॉन लॉक ने निजी संपत्ति का समर्थन किया है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के साथ कोई व्यक्ति अपना श्रम मिलाकर जो कुछ अर्जित करता है वह उसकी निजी संपत्ति बन जाती है, किंतु शर्त यह है कि दूसरों के लिए काफ़ी कुछ छोड़ दे। इसी संदर्भ में लॉक ने निजी संपत्ति के बारे में कहा है कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 180 है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? राज्य संगठनात्मक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, एम.के. गांधी, या राज्य वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है, कार्ल मार्क्स। ये तो सही है। पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, और अगला जो बनाया है विकल्प वह देख लेते हैं क्या है। हाँ, राज्य समुदायों का समुदाय है, लास्की, और अगर है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, मैकियावली। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित इनमें से नहीं है? तो इनमें से साथियों सभी सुमेलित हैं। केवल जो सुमेलित नहीं है वह है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, यह मैकियावली दिया है, जबकि राज्य व्यक्ति से पहले है यह कथन है अरस्तु का बहुत प्रसिद्ध कथन है, और बाकी सभी सही हैं। देखिए, राज्य संगठनात्मक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, एम.के. गांधी। राज्य वर्ग संघर्ष की अभिवृत्ति है, यह कार्ल मार्क्स का कथन है, और राज्य समुदायों का समुदाय है, लास्की का है, और राज्य व्यक्ति से पहले है, यह अरस्तु का है, जबकि दिया था वहाँ पर मैकियावली। अतः राज्य व्यक्ति से पहले मैकियावली का कथन न होकर अरस्तु का कथन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा, कांट, या राज्य का उच्चतर तार्किकता, बोसांके। राज्य समुदायों का समुदाय है, ग्रीन। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, और यह दिया लॉक। तो पूछ रहा कौन सा युग्म सही है? तो अभी हमने देखा साथियों राज्य समुदायों का समुदाय है, ये देखिए यह लास्की का कथन है। तो इस तरह से हम लोगों का जो ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, और मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा यहाँ पे दिया है कांट, यह भी सही नहीं है। राज्य की उच्चतर तार्किकता, बोसांकी, यह भी सही नहीं है। इनमें से सही है केवल ऑप्शन डी जो कि दिया है मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, और लॉक यही सही है। देखिए, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक व्यक्ति
अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार थे। लॉक जो 3 मुख्य प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है वह है जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अतः प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सबल हो अथवा निर्बल, उसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त था। अब क्वेश्चन नंबर 182 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। जीवन के अधिकार को वह मानता है और स्वतंत्रता के अधिकार को भी मानता है प्राकृतिक अधिकार, संपत्ति को, वह धर्म के अधिकार को जो है कि प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता। इस तरह से 182 का बी जो है वह सही है। अब देख लेते हैं 183 में पूछा है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, धार्मिक अधिकार। तो मनुष्य को केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। इस तरह से 183 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल साथियों क्वेश्चन नंबर 184। देखिए धुंधला आ गया लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है। प्रणाली, सॉफ्टवेयर, प्रणाली विश्लेषण और देखते हैं क्या दिया है 184 प्रणाली स्वरूप, प्रणाली रूपरेखा और विकास, प्रणाली क्रियान्वयन और मूल्यांकन। तो इनमें से जो पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है साथियों वह है प्रणाली सॉफ्टवेयर। देख लीजिए, देखिए प्रणाली सॉफ्टवेयर प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है, जबकि प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली रूपरेखा और विकास, प्रणाली क्रियान्वयन और मूल्यांकन पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित हैं। ध्यातव्य है कि प्रणाली उपागम का राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अंतर्गत विशेष स्थान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185 में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑर्गेन्स्की द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था नहीं है। पूछ रहा है कि ऑर्गेन्स्की द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था नहीं है। समृद्धि की राजनीति, औद्योगिकीकरण की राजनीति, आधुनिक एकीकरण की राजनीति, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति। तो पूछ रहा है कि ऑर्गेन्स्की द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था नहीं है, तो वह है साथियों आधुनिक एकीकरण की राजनीति। देखिए आधुनिक एकीकरण की राजनीति ऑर्गेन्स्की द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था नहीं है। ध्यातव्य है कि ऑर्गेन्स्की द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था में समृद्धि की राजनीति, औद्योगिकीकरण की राजनीति तथा राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति शामिल है। क्वेश्चन नंबर 186 है कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है। लास्की, मार्क्स, मैकाइवर, डुगवी। तो राज्य के स्वरूप को मूलतः निगम के समान मानते हैं मैकाइवर। देख लीजिए मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में बहुलवादी विचारधारा का पक्ष पोषण किया है। इनके अनुसार राज्य समाज के अन्य संस्थाओं में से केवल एक संस्था है, यद्यपि इसके कार्य अनोखे ढंग के हैं। राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं हैं, उसकी सीमाएं, उसके अधिकार क्षेत्र और उसकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित हैं। निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य हैं। ज्ञातव्य है कि लास्की भी राज्य को सामाजिक समन्वय करने वाली संस्था या सार्वजनिक सेवा निगम की संज्ञा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है कि किसका कथन है कि राजा के पास परामर्श देने, प्रोत्साहन देने तथा चेतावनी देने का अधिकार है। बर्क, लास्की, बैजहाट या मैकाइवर। कह रहा है कि राजा के पास परामर्श देने, प्रोत्साहन देने तथा चेतावनी देने का अधिकार है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है साथियों बैजहाट का। वाल्टर बैजहाट इनका पूरा नाम है। देख लीजिए व्याख्या। देखिए वाल्टर बैजहाट ने अपनी पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश सम्राट की भूमिका का वर्णन करते हुए, इनकी किताब का नाम है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यह जो है कि ब्रिटिश सम्राट की भूमिका का वर्णन करते हुए इन्होंने यह टिप्पणी की थी कि राजा के पास परामर्श देने, प्रोत्साहन देने तथा चेतावनी देने का अधिकार है। बैजहाट ने ब्रिटिश शासन को 2 भागों में विभाजित किया। गौरवपूर्ण भाग
गौरवपूर्ण भाग जिसका प्रतिनिधित्व राजा करता है, और कार्यकुशल भाग जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री और कैबिनेट करते हैं। राजा की शक्तियाँ औपचारिक और प्रतीकात्मक थी, जिसमें प्रधानमंत्री को सलाह देना, प्रोत्साहित करना और चेतावनी देना शामिल था। क्वेश्चन नंबर 188 है कि लास्की के अनुसार राज्य है समाज और संघ का अधिपति, समाज का सेवक, समाज के साथ समरूप, इनमें से कोई नहीं। तो लास्की के अनुसार जो राज्य है वह है समाज का सेवक। इस तरह से ऑप्शन बी साथियों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाइवर का। देखिए, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य की अचानक उत्पत्ति जैसा दैवी सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत मानते हैं न होकर के क्रमिक विकास का फल है। इसमें रक्त संबंध ने भी अंशतः योगदान दिया है। रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। और सन हेनरी मैन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम घोषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। अब क्वेश्चन नंबर 190 है और आज के सेशन का आखिरी सवाल भी है इस सेशन का कि किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? तो यह भी कथन साथियों जो है वह मैकाइवर का ही है। चलिए कुछ प्रश्न और कर लेते हैं, 2-4 प्रश्न, उसके बाद तो फिर शेष बचे हुए प्रश्न हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 191 है कि रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य। यह कथन तो यह भी साथियों मैकाइवर का ही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 192 है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का। तो यह भी मैकाइवर का ही है। मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का मुखिया था सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, सबसे बड़ी महिला राजा द्वारा नियुक्त किया गया, प्रमुख पुरोहित द्वारा नियुक्त किया गया। तो मात्रिक सिद्धांत के अनुसार जो है कि परिवार का प्रमुख जो है वह सबसे बड़ी महिला सदस्य होगी वह परिवार की। देखिए, मातृ सत्तात्मक परिवार में वरिष्ठ महिला मुखिया की भूमिका निभाती है। मैकलेन, मार्गन तथा जैक्स जैसे कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि मातृ प्रधान परिवार में माता ही परिवार की संपत्ति अथवा अन्य वस्तुओं के लेन देन आदि में अंतिम शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 194 है निम्न में से कौन एक जो है कि बेंथम के सुखकारी संगठन में नहीं था? विकल्प दिया है सन्निकटता, मूल्य, उर्वरता या तीव्रता। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है मूल्य। अब देखिए, बेंथम अपने जो है कि सुखकारी संगठन में किसको किसको शामिल किए हैं। देखिए, जर्मी बेंथम के सुखकारी संगठन में मूल्य शामिल नहीं है। इसमें 7 कारक कौन कौन शामिल हैं? तीव्रता, अवधि, सन्निकटता, निश्चितता, उर्वरता, शुद्धता और व्यापकता। ये 7 चीज़ों के आधार पर बेंथम किसी भी कार्य के सुखी और दुखी मतलब सुख और दुख का मूल्यांकन करते हैं, जिनका उपयोग कर किसी कार्य के सुख या दुख के आकलन के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य नैतिक निर्णय को एक गणनात्मक पद्धति से परखना था। अब अगला सवाल है 195 में पूछा गया है, ये बीपीएससी प्रवक्ता 2023 का है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अरस्तु राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है, और हीगल कहते हैं कि आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है, और गांधी कहते हैं कि राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है, और उपर्युक्त में से एक से अधिक डी है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन जोड़ा सही सुमेलित नहीं है साथियों? तो इनमें से देखिए, अरस्तु का ये जो कथन दिया है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है, यह हीगल का है, और जो हीगल के सामने दिया है कि आधुनिक राज्य शोषण का एक साधन है, यह साथियों जो है कि यह मार्क्स का कथन है। तो ये दोनों जो है कि सुमेलित नहीं है। बाकी गांधी जी वाला सुमेलित है कि राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है। बाकी इसकी व्याख्या आप लोग
देख लीजिए। देखिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या मार्च है, यह कथन हीगल का है। और हीगल आधुनिक राज्य को वर्ग शोषण का साधन नहीं मानता है, क्योंकि वह व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर यह कहता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य में रहकर ही कर सकता है। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोहे की सही सुमेलित नहीं है और गांधी जी के अनुसार राज्य हिंसा का घनीभूत और संगठित रूप है। इस प्रकार गांधी जी राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करते हैं। अतः विकल्प जो है कि डी सही है। तो साथियों, इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, जो कि टोटल 230 प्रश्न इसमें हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों यारों तक इसको शेयर करिए और अपनी तैयारी को इसके माध्यम से फलीभूत करिए और हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।